Hi friend, good morning. Welcome back. I am Mohammad Ziauddin from ZL Learn English, झंझारपुर। दोस्तों, आज का जो हमारा लेसन होगा और आज का जो हमारा सबक होगा वो होगा वर्ब के बारे में, यानी कि क्रिया के बारे में। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वर्ब के क्या परिभाषा है, उसके क्या इंट्रोडक्शन है और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर वर्ब कितने होते हैं और उसको कितने भागों में रखा जाता है। तो आइए आज का लेसन हम शुरू करते हैं। तो देखिए, आज जो हम बात करने वाले हैं वो है वर्ब के बारे में। किसके बारे में? वर्ब के बारे में, यानी कि क्रिया के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसके जो परिभाषा है, इसके जो इंट्रोडक्शन है वो ये है, द वर्ड विच टेल्स समथिंग अबाउट पर्सन और थिंग। द वर्ड यानी कि ऐसा शब्द, विच टेल्स जो बतलाता है, समथिंग कुछ चीज़ है, अबाउट पर्सन और थिंग किसी पर्सन के बारे में, किसी चीज़ यानी कि वस्तु के बारे में जो हमें खबर मिलती है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम वर्ब यानी कि क्रिया कहते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, जिया इज स्लीपिंग। क्या लिखा हुआ है? जिया इज स्लीपिंग, जिया सो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे स्लीपिंग जो है इस सेंटेंस के अंदर वर्ब के तौर पे यूज हुआ। क्यों यूज हुआ है? इसलिए कि जिया के बारे में हमें खबर मिल रही है, किस चीज़ की? सोने की। और आपने इसके परिभाषा में पढ़ा कि ऐसा वर्ड जो किसी पर्सन के बारे में या किसी वस्तु के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में हमें कोई खबर दे तो उसी को हम क्या कहते हैं, या कुछ बतलाए, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को वर्ब कहते हैं। तो इस सेंटेंस के अंदर जिया के बारे में हमें खबर मिल रही है सोने की, तो ये क्या हो जाएगा? ये वर्ब के तौर पे स्लीपिंग इसके अंदर यूज होगा। अब आइए कि अंग्रेजी ज़बान के अंदर यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर वर्ब कितने होते हैं और उसको कितने भागों में रखा जाता है। तो दोस्तों, अंग्रेजी ज़बान के अंदर जितने भी वर्ब होते, चाहे कोई सा भी वर्ब हो, कोई सा भी क्रिया हो, तो उन तमाम वर्ब को दो हिस्सों में रखा जाता है, दो भागों में उसको बांटा जाता है, विभाजन किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है वर्ब। ठीक है, तो वर्ब को दो हिस्सों में रखा जाता है, दो भागों में विभाजन किया जाता है। तो देखिए, पहले नंबर पे है हेल्पिंग वर्ब। क्या है? हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब, दोनों में से कोई हम बोल सकते हैं, हेल्पिंग या ऑक्सिलरी। इसको हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। दूसरे नंबर पे है मैन या प्रिंसिपल वर्ब, यानी मैन वर्ब भी हम बोल सकते हैं या प्रिंसिपल वर्ब भी बोल सकते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं मुख्य क्रिया। तो यानी कि दुनिया के अंदर जितने भी इंग्लिश के अंदर वर्ब होंगे उन तमाम वर्ब को दो हिस्सों में बांटा जाता है, दो भागों में रखा जाता है। तो पहले नंबर पे होगा हेल्पिंग वर्ब, दूसरे पे मैन वर्ब। यानी वर्ब दो ही तरीके के होंगे, या तो हेल्पिंग वर्ब होगा या तो मैन वर्ब होगा। अब आइए कि हेल्पिंग वर्ब किसको कहते हैं दोस्तों? तो हेल्पिंग वर्ब कहते हैं जो मैन वर्ब की मदद करे, उसकी सहायता करे। ठीक है, इसीलिए इसको हम सहायक क्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं और मैन वर्ब कितने होते हैं। तो फ्रेंड, जहाँ तक हेल्पिंग वर्ब की बात है तो हेल्पिंग वर्ब काउंटिंग में ओनली 24 है, यानी कि 24 सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है। यानी अंग्रेजी ज़बान के अंदर जितने भी वर्ड है उस वर्ड में से, जितने भी वर्ब है, अगर उन तमाम वर्ब में से अगर हम हेल्पिंग वर्ब को निकालना चाहें तो सिर्फ और सिर्फ 24 हेल्पिंग वर्ब ही होंगे। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे ये दोनों मिलाकर के होंगे। ठीक है, अब आइए कि हेल्पिंग वर्ब समझ गए किसको कहते हैं? सहायक क्रिया को कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब को अब दो भागों में रखा गया, यानी 24 जो हेल्पिंग वर्ब थे उसको दो भागों में बांटा गया है, दो हिस्सों में बांटा गया है। पहले को कहते हैं प्राइमरी या प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, दूसरे को कहते हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब। समझ गए इसको? तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या आएंगे? एम आएगा, इज आएगा, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, डू, डिड, डज, यानी 11 को हम प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और उसके अलावा जो 13 होंगे, यानी कि शेल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, नीड, डियर, यूज टू, आउट टू, यानी कि 13 और 11 कितने हुए? 24। ये 24 हेल्पिंग वर्ब हुए और हेल्पिंग वर्ब को दो हिस्सों में रखा गया है, यानी कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल हेल्पिंग वर्ब। इन दोनों को मिलाकर के 24 हुए और 24 को हम क्या कहते हैं?
यानी 24 जो वर्ब उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। इसी तरीके से जहाँ तक मेन वर्ब की बात है, तो मेन वर्ब के बारे में मैं आपको बतला दूं कि मेन वर्ब अनगिनत है। यानी हेल्पिंग वर्ब के अलावा, यानी 24 के अलावा जितने भी वर्ब होंगे उन तमाम को हम क्या कहेंगे, मेन वर्ब कहेंगे या प्रिंसिपल वर्ब कहेंगे। तो इसको भी दो हिस्सों में रखा गया है, एक को कहते हैं ट्रांसिटिव और एक को कहते हैं इंट्रांसिटिव। ठीक है, आई होप कि जो कुछ मैंने अभी समझाया वो बात आपको समझ में आ गई होगी। तो एक है हेल्पिंग वर्ब, एक है मेन वर्ब। ठीक है, तो इन दोनों में से पहले हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में पूरी तरह से जानेंगे, उसको हम डिटेल में कवर करने की कोशिश करें। मैंने बताया कि वर्ब को दो हिस्सों में बांटा गया, यानी जितने भी वर्ब होते हैं उसको दो भागों में रखा गया है। पहले नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, दूसरे पे मेन वर्ब। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम मेन वर्ब के बारे में जानेंगे। तो देखिए, हेल्पिंग वर्ब में से एम हुए, इज हुए, आर हुए, वॉज हुए और वर हुए। यानी कि एम, इज, आर, वॉज, वर, ये 5 के 5 जो हैं इसको क्या कहते हैं, इसको टू बी वर्ब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टू बी वर्ब। इसको हम टू बी वर्ब कहते हैं। यानी कि हेल्पिंग वर्ब में से एम, इज, आर, वॉज वर्ब को टू बी वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, टू बी वर्ब कहते हैं। अब आइए, हैव है, हैज, डू, डिड, डज, इसके अलावा नीड हो गए, डियर हो गए, यूज टू हो गए। इन तमाम को यानी कि हैव, हैज, हैड, डू, डिड, डज, यूज टू, डियर, ये तमाम के तमाम वर्ब यानी कि हैव, हैज, हैड, डू, डिड, डज, यूज टू और डियर, ये तमाम के तमाम कभी मेन वर्ब भी बन जाते हैं और कभी हेल्पिंग वर्ब भी बन जाते हैं। अब हमें ये जानना है कि ये हेल्पिंग वर्ब कब होता है और मेन वर्ब कब होता है। तो दोस्तों, जहां तक बात है हैव, हैज, हैड की, तो ये तमाम के तमाम हेल्पिंग वर्ब उस वक्त होगा जबकि इसके बाद वर्ब थर्ड का यूज हो। यानी कि वर्ब के जो थर्ड फॉर्म है उसका अगर इस्तेमाल हो रहा हो, उसका प्रयोग हो रहा हो किसी सेंटेंस के अंदर, तो ये तमाम के तमाम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे, आई हैव डन दिस वर्क। क्या है, आई हैव डन दिस वर्क। तो यहां पे देखिए, हैव के बाद वर्ब थर्ड का यूज हुआ है, इसी वजह से ये क्या हो जाएंगे, ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यहां पे हैव यूज हुआ। इसी तरीके से ही हैज डन। ठीक है, तो यहां पे वर्ब थर्ड जो यूज हो रहा है, अगर ये कहीं पे यूज हो रहा हो हैव, हैज, हैड, डू, डिड, हैव, हैज, हैड के बाद, तो क्या हो जाएगा, वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज होगा। अब आइए, डू, डिड, डज और डियर, ये हेल्पिंग वर्ब कब होता है। ठीक है, तो डू, डिड, डज और डियर हेल्पिंग वर्ब उस वक्त होता है जबकि उसके बाद नॉट का यूज हुआ हो या ये तमाम के तमाम किसी सब्जेक्ट से पहले आ जाए। एग्जाम्पल के तौर पे, आई डू नॉट, आई डू नॉट वर्क, मैं काम नहीं करता हूं। तो यहां पे डू जो है, डू के बाद नॉट का यूज हुआ है, इसी वजह से ये क्या हुआ, ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज हुआ है। इसी तरीके से क्या हो गए, डज, डज ही गो। तो यहां पे ये डज है, डज के बाद क्या है, सब्जेक्ट है। यानी कि सब्जेक्ट से पहले अगर डू, डिड, डज और डियर का यूज हो तो ऐसे केस में, ऐसी सूरत में वो हेल्पिंग वर्ब होगा, वरना वो मेन वर्ब होगा। समझ गए इसको। और जहां तक यूज टू की बात है, तो यूज टू अगर किसी सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल हो रहा हो और उसका वही माने ना हो जो यूज टू का हो, तो वो हेल्पिंग वर्ब हुआ। जैसे आई यूज टू गो, मैं जाया करता था। तो यूज के माने क्या होता है, इस्तेमाल करना। तो यहाँ पे इस्तेमाल करना तो माने हो नहीं रहा है, आई यूज टू गो, मैं जाया करता था। तो यहाँ पे इसका कुछ भी माने नहीं है, इसी वजह से ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे
यूज हुआ है। तो आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे, समझ गए। और इसके अलावा जितने भी है यानी शेल हुए, विल हुए, कैन कुड, इसके अलावा जितने भी है इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद जो बातें कभी होंगी इसके ऊपर, तो उसमें हम जानेंगे कि शेल का यूज कैसे करेंगे, विल का यूज कैसे करेंगे। तो दोस्तों आज आपने जाना कि वर्ब दो प्रकार के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के बारे में हमने बतला दिया। और जहां तक मेन वर्ब की बात है तो मेन वर्ब के भी दो हिस्से यानी मेन वर्ब को भी दो भागों में रखा गया। पहले को कहते हैं ट्रांसिटिव और दूसरे को इंट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव कहते हैं ऐसे वर्ब को के जो ऑब्जेक्ट से मिलके बनता है। किससे मिलके बनता है? ऑब्जेक्ट से। किससे मिलके बनता है? ऑब्जेक्ट से जो मिलके बने उसको क्या कहेंगे? उसको हम ट्रांसिटिव वर्ब कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे आई गिव मनी, तो गिव के बाद क्या है? मनी है। मनी क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। अगर किसी वर्ब के साथ अगर ऑब्जेक्ट का यूज हो रहा हो तो वो ट्रांसिटिव वर्ब है, और अगर किसी वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो ऐसे केस में वो इंट्रांसिटिव होगा। जैसे कि आई एम स्लीपिंग, तो देखिए ये स्लीप है, ठीक है, ये वर्ब है, इसके बाद कोई नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसी वजह से ये क्या हो जाएंगे? ये इंट्रांसिटिव वर्ब हो जाएंगे। तो फ्रेंड आज आपने कुछ बेसिक चीजों को जान लिया वर्ब के बारे में, और इसके बारे में और भी डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि इन तमाम का यूज हम डिटेल बाय डिटेल के साथ अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज आपने सबसे पहले वर्ब के बारे में जाना कि वर्ब किसको कहते हैं, उसके इंट्रोडक्शन को मैं इसको ब्रीफ में बता देता हूँ, शॉर्टकट में बता देता हूँ। देखिए आज का जो लेसन था हमारा वो था वर्ब के बारे में। हमने वर्ब के बारे में जाना कि द वर्ड विच टेल्स समथिंग अबाउट पर्सन और थिंग, यानी कि जो वर्ड जो शब्द किसी चीज के बारे में या किसी पर्सन के बारे में कुछ हमें बतला उसको वर्ब कहते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था जिया इज स्लीपिंग, तो जिया के बारे में सोने की खबर मिली, ठीक है। वर्ब को दो हिस्सों में बांटा गया था, एक था हेल्पिंग वर्ब, दूसरा था मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब अंग्रेजी में जितने भी वर्ब होते हैं उसमें से 24 सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है। जैसा कि मैंने बतलाया क्या सब, एम, इज, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, डू, डिड, डज, ये तमाम के तमाम क्या हुए? ये हेल्पिंग वर्ब। इसी तरीके से और भी है, शेल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, नीड, डियर, यूज टू, आउट टू, ये 24 हुए ये हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब को दो हिस्सों में बांटा गया था, यानी कि प्राइमरी और मॉडल। प्राइमरी में 11 और मॉडल में 13। 13 11 कितने हुए? 24 होकर के वो हेल्पिंग वर्ब हो गए। और जहां तक मेन वर्ब की बात है तो मेन वर्ब को भी दो हिस्सों में रखा गया था, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव कहते हैं ऐसे वर्ब को जो ऑब्जेक्ट से मिलके बनता हो, और इंट्रांसिटिव कहते हैं कि जिसके अंदर ऑब्जेक्ट की जरूरत ना पड़े, तो उसको हम इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। अगर आज का ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किए जाए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।